Water to the country is like blood to a human being, said the former Prime Minister of Israel, Levi Eshkol. In India, around independence, there were 2.5 million water ponds. And today, we have just 10% of those. That is 250,000. This is a very, very grave situation. On one side, we talk about creating wealth, but on the other side, the inclusion of environment, the inclusion of social matters, the inclusion of governance in creating that wealth is grossly missing. I'm talking to Ramveer Tawar. Ramveer Tawar is fondly known as the Pond Man of India, and he has also been very gloriously mentioned by the Prime Minister Narendra Modi himself in Mann Ki Baat for his phenomenal work. He has helped in rejuvenating 52 ponds across the country and saving about 100 crore liters of water every year. Thank you, Ramveer, for joining us on Small Big Wins today. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. रामवीर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बचपन से ही गांव में पले बड़े हैं। गांव में आप अपने बचपन में पशुओं को चराने ले जाते थे। तब से लेके अब तक तालाबों में क्या परिवर्तन हुआ है, और थोड़ा बहुत आपके गांव और आपके परिवार के बारे में भी शेयर करें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही अच्छे से जानकारी मेरे बारे में इकट्ठी की है, तभी आप ये क्वेश्चन पूछ भी पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल मेरा बचपन बीता है अपने खेतों में, गांव भैंसों को जंगल में चुगाते हुए और वही सारी गतिविधियों के साथ। लेकिन मेरा जो परिवार है वो पूरा एक किसान परिवार है, आज भी एक किसान परिवार है उसी स्तर पे। और जैसे घर में सभी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं कि पिता की खेतों में फसल उगाने की, माता की गृहिणी घर परिवार संभालने की, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि हम स्कूल से आते ही अपने जो 8-10 भैंस होती थी उनको चुगाने ले जाना और फिर उनको वापस शाम को लाके घर पे बांध देना, ताकि उनको शाम को खाना ना खाना पड़े और उससे बचत होती है एक परिवार की। अदरवाइज तो बहुत सारा खाना तो वही खा जाती है। तो वो सारी चीजें जिम्मेदारी थी कि तब उस टाइम के जो तालाब थे, हालांकि बहुत मेरी उम्र कोई बहुत उम्रदराज नहीं हूँ मैं कि मेरी उम्र में बहुत चीजें बहुत ज्यादा सही थी, लेकिन उस टाइम पे और इस टाइम पे भी बहुत ज्यादा अंतर आया है। तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा अंतर, जो ज्यादा वाटर बॉडीज का विनाश हुआ है, ये पिछले 10 से 12 सालों में ज्यादा तेजी से हुआ है सामने। मैं तो क्योंकि बहुत कम उम्र है अभी भी, फिर भी मेरी आंखों के सामने आज वही नहर नाला बन गई है। उस नाले के आगे बच्चे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो नाक पे कपड़ा रख के निकलते हैं जिसमें हमने नहाया है। तो ये इतनी तेजी से चीजें बदली है, इतनी तेजी से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका विनाश हुआ है। तो यही मन में एक टीस भी है कि कैसे, मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकता, लेकिन 1, 2, 3 जितना भी हो सकते हैं, कैसे इनको वापस से सही किया जाए। लोगों को समाज सेवा एक बहुत फ्री की एक्टिविटी लगती है और एक थोड़ी अलग नजर से, शायद कभी कभी एक छोटी नजर से देखते हैं कि आप पहले थे शायद गांव में और परिवार में जिसने 10th क्लास पास किया और फिर आगे पढ़ाई करी और फिर आपको एक अच्छी नौकरी भी मिली और फिर वो नौकरी आपने छोड़ दी और वो नौकरी छोड़ के एक दिन आप घर आके बोले कि भाई मैं तो तालाबों को वापस जीवन देने का काम करूंगा। इस संघर्ष में आपको क्या क्या सहना पड़ा, कैसे आप उभरे उसके अंदर से? जॉब छोड़ने के 2 महीने 3 महीने तक तो लगभग मैंने घर पे नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं बिल्कुल उसी टाइम पे, क्योंकि मेरी ऑफिस टाइम थी सुबह 5 बजे से और दोपहर 2 बजे तक, इसीलिए मैं, लेकिन घर वालों को हमेशा मैं बता के रखता था कि सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक, ताकि मैं 2 बजे से निकलता था। और कुछ सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनके ऑफिस पे मैं जाके ये सारी चीजें सीखता था कि कैसे आरटीआई फाइल करते हैं, कैसे एनजीटी में केस फाइल करते हैं, पीआईएल कैसे फाइल करते हैं, और वेटलैंड्स के बारे में कैसे रिसर्च की जाती है। तो वो 3 घंटे मेरे बहुत अच्छे बीतते थे शाम को, और वो मुझे होमवर्क भी देते थे, वो मैं करके लेके जाता था। तो उसी दौरान फिर शाम को 5 बजे आते ही, घर पहुंचते ही मुझे घर पे बैठे मिलते थे मेरे 40 से 50 स्टूडेंट।
तो उनको फिर मैं कोचिंग देता था 5 बजे से रात को 9 बजे तक। शुरुआत में जो जॉब से मैंने 2 साल जॉब करके जितना भी मैंने पैसा इकट्ठा किया था, शुरुआत में वही चला और फिर जब तक वो खत्म होने की कगार पे आया तो तब तक चीजें सही होने लगी। फिर चीजें ये हुआ कि हमको एक कॉल आया, मैसेज आया कि आपको ताइवान की तरफ से आपको एक अवार्ड के लिए नामोनित किया गया है और उस अवार्ड में आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ $10,000 भी मिलते हैं। तो वो हमने तुरंत वो ईमेल पढ़ी, हमने जो भी डिटेल मांगी थी वो दी और उन्होंने वो अवार्ड भी दिया और प्लस $10,000 भी मिले हमें। तो उसके बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भगवान भी हमारे साथ है और वो भी नहीं चाहते कि हम बार बार जॉब का प्रोफेशन बदलें। तो वो वहां से हुआ और वहां से फिर हमने ये चीजें को और सस्टेनेबल बनाया। हमने एज ए कंसल्टेंट भी 2-3 जगह ये किया। तो लेकिन ये करते करते इतनी नॉलेज हो चुकी थी और जो वॉलेंट्री एक्टिविटी सिर्फ हम करते थे तालाबों पे, जल चौपाल प्लस वॉलेंट्री एक्टिविटी, और वहां से फिर हमको कॉर्पोरेट से सहयोग मिलना शुरू हुआ। फिर भी हमने बीच में मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से हमें कॉल आया कि आपका काम अच्छा है और आप ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं फ्री में। तो फिर हम वहाँ पे MOEF की तरफ से, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वहाँ पे गए। वहाँ हम 3 महीने रहे, ट्रेनिंग काम दोनों किया। वहां से भी फिर हमारे जितने भी कुछ चुनिंदा लड़कों को उन्होंने सेलेक्ट किया था देश भर से। तो उन्होंने ऑफर भी दिया कि आप यहीं पे हमारा जॉब करना शुरू कर सकते हैं। तो वहीं पे भी हमने बोला कि हमें इस ट्रेनिंग से हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि हमें अभी तक टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, है ना। कोई हमसे पूछता था कि वाटर क्वालिटी क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है, कैसे ट्रीट करोगे पानी को, कैसे सस्टेनेबल बनाओगे। तो हमारे सिर्फ पैशन था, नॉलेज नहीं थी। 3 महीने बाद अब हम, पैशन तो है ही, अब हम नॉलेज लेके निकल रहे हैं। अब हम अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। अरे वही हुआ। उसके बाद हमें एक यूनिवर्सिटी में गए, वहां से फीडबैक मिला। तो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां से फिर हमको ये गेस्ट लेक्चरर की तरह बुलाने जाने लगे और वहां से भी हमारी सस्टेनेबिलिटी आ गई। क्योंकि वो सीधा वो जिसने भी हमको ट्रेनिंग दी थी वो 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट थे एनवायरमेंट के। तो वहां से नॉलेज मिली तो वो हमारे बहुत काम आई, चाहे वो एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम आए, एज ए लेक्चरर के रूप में आई, गेस्ट लेक्चरर। तो वो सारी चीजें काम आने लगी और ये काम फिर अपने आप ही सस्टेनेबल बनता चला गया। रामवीर, ये जो 52 पॉइंट्स की स्टोरी है, कौन से जगह से ये शुरू हुआ, थोड़ी सी इस जर्नी के बारे में हमें इस पे लेकर चलिए आप। ये शुरू हुआ, दरअसल मैंने सबसे अपने पड़ोसी गांव से शुरू की थी। एक दोस्त था पड़ोसी गांव का, तो उसने कहा कि हमारे गांव का तालाब बाहर है, बिल्कुल गांव के बाहर है और बहुत गंदा है, तो तुम वहां से शुरू कर सकते हो। और वो मेरा दोस्त उस टाइम पे इसी तरह की एक्टिविटीज करता था। तो और हम सिर्फ जल चौपाल करते थे, गांव गांव जाके लोगों को अवेयर करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको अवेयर करने के साथ साथ ग्राउंड पे भी चीजें करनी चाहिए। तो हम भी यही पूछते थे, जैसे आज हमसे सब पूछते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत करने के लिए कोई ऐसा आपको मीटिंग नहीं बुलानी है, कल सुबह हम दोनों मिलेंगे और तुम भी एक फावड़ा लाओ घर से, मैं भी एक फावड़ा लेके आऊंगा और शुरुआत कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो उस टाइम पे सुबह सुबह जब मैं सो के उठा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि अब तो वो शायद नहीं आएगा, लेकिन वो तेज बारिश में भी घर के बाहर खड़ा था। उसका उतना जुनून उस काम के लिए, उसने वो चाहता था कि मैं शुरू करूं ये काम। तो वो हम दोनों गए फिर और वहां पे हमने बारिश में ही काम शुरू कर दिया और उससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ शुरुआत हम कर सकते हैं। और वहां से गांव के 2-4 लोग निकलते बढ़ते आए, उन्होंने कहा कि बेटा ये किसकी तरफ से हो, सरकार की तरफ से। हमने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं इसको, हमें अच्छा नहीं लग रहा था ये। तो वो भी लग गए फिर, और फिर हमने उन्हीं के साथ मिलकर किया कि अगले संडे में हम फिर से करेंगे। और अगले संडे में हमने पूरा फेसबुक पे लिख के अच्छे से ये सब कुछ किया। और फेसबुक पे जब लिख के अच्छे से किया तो हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स आ गए गाड़ियों में भर भर के, गांव की तरफ से फावड़ा लेके। तो वो उस दिन अच्छे से शुरुआत हुई। उससे पहले सिर्फ हम गांव तालाबों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाते।
तो वो वहां से फिर हमको लगा कि वहां से जितने वॉलंटियर आए थे तो सबने कहा कि हमारे गांव में भी आओ तुम, हम भी करेंगे। तो एक सहयोग मिल गया, एक टीम बन गई। तो वहां से असली शुरुआत हुई इस कैंपेन की। फिर वो मेरे दोस्त का था, उसका तो पुलिस में नंबर आ गया, उसने एग्जाम दे रखा था हालांकि। तो वो इंस्पेक्टर बन गया पुलिस में, वो फिर चले गए। तो फिर हम इस चीज को आगे लीड करने लगे। तो फिर आप ये चैलेंज कैसे दूर करते हैं, ये जो फ्यूएज तालाब में आ रहा है और गांव के ही तालाब आप साफ कर रहे हैं, तो कैसे ये चैलेंज दूर होता है? हाँ देखिए, उसके लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस है ये। और अभी हम एक ऐसे तालाबों को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, है ना। और अभी हमने एक तालाब दिल्ली में ऐसा ही बना कि जो 40 साल पहले इसी तरह से खत्म कर दिया था, और उसको फिर से अब हमने खोदा है। तो फिर से उसमें पानी भरा है। तो अब ऐसा चैलेंज एक तो इस तरह से हम करते हैं कि जो गांव का सीवेज आ रहा है उसमें बारिश का पानी भी उसी में मिक्स होके आ रहा है, सारी चीजें। तो हम उस तालाब के कई हिस्से कर देते हैं, एक छोटा हिस्सा अलग कर देते हैं, उससे पहले चैम्बर्स बनाते हैं, ताकि वो जो पानी आ रहा है वो उसमें फाइटो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन के थ्रू वहां पे होके आए। उसमें जो गोबर आ रहा है वो मिनी पॉन्ड में रुक जाए। तो वो मिनी पॉन्ड होता है, उसमें पहले वो आता है पानी, और उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की घासेस होती है, वो पेड़ होते हैं उसमें। तो वो न्यूट्रिएंट्स को तो वो सक कर लेते हैं पूरा, है ना। वो खुद बड़े हो जाते हैं, उनको इतना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस पानी से। जो गोबर उसमें पूरा सेटल्ड हो जाता है, उसके बाद वो पानी तालाब में जाता है। और उसकी हम फेंसिंग करते हैं, चारों तरफ पेड़ लगाते हैं, ताकि वो इतना सुंदर दिखे कि गांव वाले उसमें कूड़ा डालने से कतराए। फिर से गांव वालों की एक कमेटी बनाते हैं कि भाई इसमें कूड़ा ना डालें। फिर भी हम, ऐसा नहीं है कि हम जितना तालाब किया है वो पूरे में हम 100% सक्सेस हो गए। अभी तक बहुत सारी, कई जगह ऐसा हुआ है कि हम करके आए और 3 साल बाद फिर से वो कूड़े से भर गया, है ना। तो 100% हमें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन हमने इस चीज से फिर छुटकारा पाने के लिए और बहुत सारी चीजें की। तो हमने कुछ तालाब जो हो सकते थे उनको एक्वा कल्चर से हमने जोड़ा, चाहे उसमें फिश फार्मिंग हो, सिंगाड़ा की खेती हो, कि ताकि लोगों की रिवेन्यू जनरेट होगा। और जब किसी का रिवेन्यू जनरेट होगा तो वो उसको गंदा नहीं होने देगा। तो इस तरह से फिर हम इन चैलेंजेस पे अच्छा। काबू करने की कोशिश। और रामवीर, एक तालाब को एवरेज में क्या खर्चा आता है उसको लाइफ वापस देने के लिए? देखो, तालाब वैसे तो हर तालाब का एरिया अलग है, हर तालाब की बिल्कुल। समस्या अलग है ना। तो वो 3 लाख में भी हो सकता है और 30 लाख भी कम पड़ सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि अगर पर एकड़ कहें तो फिर आसानी से मल्टीपल किया जी। जा सकता है। तो 1 एकड़ के तालाब में 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। अच्छा, जिसमें सारी की सारी बातें ठीक करी बिल्कुल। जा सकती है। यस यस। ओके। और आपने बताया कि आपके जॉब वाले पीरियड में आप दोपहर में 2 से शाम 5 बजे तक अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट से मिलते थे, एनजीटी क्या है और पीआईएल कैसे करते हैं, ये सब चीजें समझते थे। क्या दरकार थी ये समझने की? बिल्कुल, देखिए, ये इसका ये मतलब था कि हमको नहीं पता था, हमको नहीं लगता था कि हम ग्राउंड पे चीजें चेंज कर पाएंगे, है ना। हमको जैसा एनवायरमेंटलिस्ट से पता चला था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। एज ए सिटीजन, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट, हम सरकार को क्यों ना प्रेशराइज करें ये करने के लिए, है ना। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो खुद करें। नहीं करेंगे तो हम टीआईएल फाइल करेंगे, वो उधर से उनको डंडा करेंगे, तब उनको करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम हमने भी बहुत उसमें, हमने 2000 से ज्यादा आरटीआई फाइल किए हमने। और हमारी आरटीआई की वजह से बहुत अधिकारियों की जॉब भी गई है ना, उन पे फाइन भी लगा। लेकिन फाइन लगा, वो फाइन किस पे लगा, वो सरकार पे ही लगा। एक डिपार्टमेंट में 1 करोड़ रुपए का फाइन लग गया हमारी वजह से। और वो फाइन जा रहा कहाँ है? फाइन भी तो सरकार को ही देना है। मतलब सरकार के एक अकाउंट से फाइन उठकर दूसरे अकाउंट में चला गया। तो इसलिए बदला क्या? इससे हमारी सिर्फ एनर्जी वेस्ट हुई, है ना। वो तो कल को ट्रांसफर हो जाएगा अधिकारी का। कल को जो दूसरा अधिकारी आएगा वो झेलेगा उस फाइन को। तो इनका इनका खुद पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है, उनको प्रेशर हो।
तो हमें लगा कि हमें ये तो ऐसे ही सालों से चलता आया और सालों से चलते आएगा। तो तब हमें लगा कि हमको इस चीज से हटके अपने ग्राउंड लेवल पे, चाहे मैं एक पेड़ लगाऊं, चाहे मैं एक पन्नी उठाता हूँ, एक पॉलिथीन हटाता हूँ, लेकिन मैं खुद क्या कर सकता हूँ। हो सकता है मैं बदलाव ना ला सकूं, हो सकता है मैं पूरा तालाब साफ ना कर सकूं, लेकिन जितना हो पाएगा। अभी भी लोग जैसे क्वेश्चन कर देते हैं कि करने का क्या फायदा हुआ, ये तो 10 साल बाद फिर से ऐसे हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरी वजह से 10 साल तो उम्र बढ़ गई ना उसकी, 10 साल तक तो कम से कम सही रहेगा। ये तालाब जो 2 साल में खत्म होने वाला था पूरी तरह से, मैंने रिवाइव कर दिया, 10 साल बाद फिर से ऐसा ही होगा मुझे पता है, लेकिन 10 साल तक इसकी उम्र बढ़ गई। आप जैसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में कनेक्टेड हैं, तो आपने कुछ ऐसी कोशिशें करी हैं? हाँ बिल्कुल, हमने तो कई बहुत जगह कोशिश की है और बहुत जगह हमने अंधविश्वास फैलाने का प्रयास भी किया है, उल्टा अंधविश्वास। कि जी इस हमने कई जगह जब एक तालाब में हम करते थे, तो उसमें हम काम कर रहे थे, तो उसमें हमारे सामने ही क्या नाम है, लोग फेंक के जाते थे। लेकिन हुआ क्या ना, उस तालाब में अचानक से हमें 5-6 सांप एक साथ दिखाई दिए और हमने उसका फोटो भी लिया। वो ऐसे मतलब आपस में लिपटे हुए थे, उनका ग्रुप। शाम को एक जगह से तालाब में पानी गिरता था पाइप से, तो वो ना शाम को 6, 7, 8, 10 सांप भी हो जाते थे और वो पूरा वहीं इकट्ठे हो जाते थे। तो और उनको हमने फोटो जब वो अपने फेसबुक पे डाला, तो गांव के लोगों को पता चला, तो देखने आने लगे लोग, है ना। जबकि और कारण ये था कि वो फुहारे पड़ते थे उनके ऊपर, तो वो आनंद लेने आ रहे हैं। तो लेकिन उसमें तो हमने, गांव वाले थे जो हमारा सुपरविजन कर रहे थे तालाब का, तो हमने उनसे बोला कि इनसे बोलो कि ये जो है ना बहुत अद्भुत तालाब है ना, इसमें शिव जी के सारे तालाब हैं और इसमें सपना दिखाता शाम को पड़ोसी को कि अगर इसमें और डाला तो ये घर की तरफ चल देंगे सारे तालाब सांप, है ना। ऐसे इनको जहाँ सुंदर जगह मिलेगी वहीं पे रहेंगे, जहाँ पे अगर इसको गंदा करेंगे तो ये घरों की तरफ चल देंगे, घर साफ है तालाब गंदे है। तो ना आग की तरफ फैल गई वो खबर, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई तालाब की तरफ आए, कोई मूर्ति विसर्जन करे या उसमें कूड़ा डाले। तो ये चीजें, और ये वैसे ये गलत है ना, गलत है कि लोगों को झूठ बोल के आप डराया जाए, लेकिन हमने करके देखा तो ये बहुत ज्यादा चीजें सही हुई। लेकिन इस तरह से ना करके अब हम दूसरी तरह से उसको कर रहे हैं कि हम जल देवता के नाम से, हम तालाब के ऊपर उसका नाम किसी देवता के नाम से रखते हैं, ताकि लोगों का जुड़ाव उससे हो और वो उसको गंदा करने से बचे, उसका रेस्पेक्ट वो करे। आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन पर्यावरण दबाव, एनवायरमेंटल प्रेशर समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी कि हम लोग सब जानते हुए भी पर्यावरण का जो दबाव हम पे बन रहा है, एनवायरमेंटल प्रेशर्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वो इग्नोर करते रहते? देखिए उसके लिए ना हमें हमारी शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा हमें बदलाव चाहिए, मुझे जो लगता है। दूसरा, आज हम जो इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से, उसको बदलना चाहिए। मतलब अभी आप कैलकुलेट करेंगे, हमें ऊपर से लगता है कि हाँ 500 करोड़ रुपए एनवायरमेंट का बजट है, हमें वो जब बजट कहते हुए अच्छा लगता है। लेकिन आप 500 को 30 स्टेट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो वो 100 करोड़ रुपए रह जाता है ना, 150 रह जाता है वो। अब एक 100 करोड़ उत्तर प्रदेश में, जहाँ 40, 70, 80 वो है, 100 डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, तो 100 करोड़ को आप 100 जगह बांट दीजिए, तो वो 10 करोड़ रह जाता है। उस जिले में भी 5 तहसील बनी हुई है, 5 जगह डाल दीजिए, 5 करोड़, 2-2 करोड़ रह जाता है। और 2 करोड़ रुपए तो उस कंसल्टेंट को ही चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्टर को ही चाहिए, इतना तो सेविंग है ना। तो उस 2 करोड़ से क्या हो सकता है देश में, जबकि आप दूसरे विभागों के बजट देखिए, है ना, तो वहां पे लाखों में रह जाता है। जब वो गांव तक आता है तो लाखों में आता है, और लाखों से उसमें 5 पेड़ लगाए जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। ऊपर से वो 2,000 करोड़ बन के चलता है। तो इस तरह से वो डिवाइड होता है सारा फंड। तो एक तो ये हमारे पास कारण है कि हमको फंड कितना हम एनवायरमेंट पे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत, तो उस पर हमें सोचना चाहिए टेक्निकली।
दूसरा, आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अगर आप शिक्षा पद्धति पर जाएं तो मैंने बीटेक करी है और जो भी कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें एक एनवायरमेंटल स्टडीज नाम की एक बुक लगती है। तो बहुत पतली सी बुक है वो। आप अगर पूरे बीटेक करते हुए मैंने 50 किताबें पढ़ी हैं तो सबसे पतली किताब वो एनवायरमेंटल स्टडीज की थी, और उसके लिए उतनी छूट थी कि आप इसको 4 साल में कभी भी, जब आपके पास टाइम हो, आपको लगे कि अब मेरे पास टाइम है, तब आप इसको पढ़ के पास कर सकते हैं। तो उसको सिर्फ उतना ही पढ़ा जाता है और उसका ना ज्यादा महत्व नहीं है उसमें, है ना, उससे ना परसेंटेज नहीं बनती। तो वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट है जो 33% लाने हैं, और हमें थर्मोडायनामिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में हमें 80% चाहिए। तो हम पहले से इग्नोर कर रहे हैं चीजों को। अब तो जब भी छोटे बच्चों को भी एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जा रहा है, पहले से बीटेक उसमें था ये सारी चीजें। तो और दूसरी चीज, जब मैं उनका सिलेबस देखता हूँ तो उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है ना, प्रैक्टिकल चीजें बहुत कम है। जो 100-150 साल से पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, उसमें आज भी तालाब बहुत सुंदर है, उसमें आज भी सीनरी बनी हुई है कि तालाब है, उसमें कमल के फूल है, पास में झोपड़ी है, पहाड़ के पीछे से सूरज उगता दिखाई दे रहा है। हम उनको प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे, एक्चुअल नहीं दिखा रहे कि आज तालाब वैसा नहीं है ना, पहले ऐसा हुआ करते थे लेकिन अभी ऐसे है। तो उनको वो नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए एहसास भी नहीं हो रहा है। हमारा एक कैंपेन था 2018 में, मैंने लॉन्च किया, वो शुरू किया, #सेल्फी विद पॉन्ड जी। देश विदेश से 10,000 से ज्यादा यंगस्टर्स ने हमको सपोर्ट किया, और चाहे वो चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सबसे हमें, और इंडिया में भी बहुत सारे सेल्फी आए। बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी स्टोरी से शेयर की। उनको जब बहुत अजीब सा लगा कि मैं आज 6 साल बाद, मैं तो यहाँ गुड़गांव में एमएनसी में जॉब करता हूँ, लेकिन 6 साल बाद अगर आज मैं अपने गांव में जा रहा हूँ उसी तालाब के किनारे सेल्फी लेने के लिए, तो वहां तो गांव तालाब मुझे मिला ही नहीं। मैं तो ढूंढ रहा था तालाब गया कहाँ, वो तालाब था ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि जिस तालाब में मैं नहाता था बचपन में, मैं सोचा कि अब इस बार जाऊंगा अपने गांव में तो इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए सेल्फी लूंगा। लेकिन वो तालाब तो बहुत डंपिंग यार्ड बन चुका था, उसमें पानी तो था लेकिन बहुत बदबूदार पानी था। तो इस तरह की उन्होंने स्टोरीज शेयर की, आज भी वो स्टोरीज पड़ी है फेसबुक पे, ट्विटर पे। एक दो स्टोरी ऐसी भी है कि वो बाइक पे जो है तालाब ढूंढने निकले हैं, 1 घंटे चक्कर मार के आए, कोई तालाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मैंने कोशिश की लेकिन मुझे तालाब ही नहीं मिला, हालांकि पहले मैं बहुत तालाब रहते थे। तो मैं एक एहसास कराना चाहता था सिर्फ यंगस्टर्स को कि तालाब मर रहे हैं, तालाब खत्म हो रहे हैं। और कुछ केस ऐसे भी थे कि उन्होंने पूछा कि भैया सेल्फी तो ले ली, पोस्ट भी कर दी, अब इसका फायदा क्या? तो हमने कहा कि देखो, इसका एक फायदा ये है कि हमारे पास आपका कम से कम डेटा आ गया कि आप तालाबों के प्रति इतने जागरूक है कि आपके अंदर हिम्मत है कि आप घर से जाके तालाब पे सेल्फी भी ले सकते हैं। तो हम जब भी आपके क्षेत्र में काम करेंगे तो आप वो राइट पर्सन है जिससे हम संपर्क करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कम से कम उतनी जागरूकता है। और दूसरा, आप कर सकते हैं यदि, तो आप इस तालाब के बारे में लिखें, ना सोशल मीडिया पे ना लिखें। हम आपको पोर्टल बता रहे हैं, हम आपको सरकारी पोर्टल बता रहे हैं जहां से आप अगर उस पे लिखेंगे तो वो डायरेक्ट डीएम के वहां पे जाके निकलेगी, उसकी कॉपी मेज पे जाके निकलेगी वो कॉपी, और उसको वो पढ़ना पड़ेगा। 30 दिन में तुम्हें रिप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो आरटीआई है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल है शिकायत के। आज उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई है, महाराष्ट्र में भी एक है, और इधर भी है, राजस्थान में है। तो सब में ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन करने में आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे हमने सबको यही सलाह दी
और दूसरा कर सकते हैं तो आप चाहे एक पन्नी निकालिए, एक डब प्लास्टिक निकालिए, लेकिन निकालते हुए फोटो लीजिए उस तालाब के पास, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन हो उस तालाब में। तो करे तो 20-25 तालाबों पे अगर 100-200 लोगों ने शिकायत की थी, तो 20-25 लोगों का फोन आया कि मैंने देखो पिछले महीने शिकायत करी थी और इस महीने उस तालाब की साफ सफाई चल रही है। बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ कि पता चला कि उस तालाब के बारे में फंडिंग हर साल आती है सफाई के लिए, हर साल 5 लाख रुपए आते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान खा जाते हैं। लेकिन जब शिकायत पहुंची तो अचानक से वो जांच हो गई कि भाई तालाब के लिए तो 2 महीने पहले पैसा गया था, लेकिन अभी भी तालाब की ऐसी हालत क्यों है पे। तो वो वहां पे सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। तो जिस अवस्था में जो भी टूल यूज कर रहे हैं आज इन्वेस्टर्स, हमें जरूरत है कि उनको उसी टूल के माध्यम से मोटिवेट किया जाए। हम कोशिश क्या करते हैं कि उनको जंतर मंतर बुलाया जाए, उनको रामलीला मैदान में बुलाया जाए और उनसे नारे लगवाए जाए पर्यावरण को बचाने के लिए। नहीं, जो युवा जिस चीज में खुश है उनको उसी में टास्क दे दीजिए ताकि वो अपने पार्ट का काम कर सके। आगे का देखो, जब शुरू किया था तो तब भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इतने सारे तालाब कर देंगे या आज हम इतने राज्यों में फैल जाएगा काम, है ना। हम खुद जॉब के लिए भटक रहे थे, लेकिन अभी भी हम करीबन 13-14 लोगों को जॉब दे रखी है हमने, और उनको जितना हमें मिलता था उससे अच्छा ही पे करते हैं, ताकि हमें पता है ना कैसे घर चलता है। तो हमारा नहीं था कि हम इतना कर लेंगे, लेकिन अभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हमको 1000 करने हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक ऊपर ईश्वर हमें मौका देता रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता था, जैसे ताइवान वाला मैंने आपको बताया कि जब चीजें बिल्कुल टूटने वाली थी, खत्म होने वाली थी, तो तब अचानक से एक मदद आई और उसने फिर से उसको बूस्ट कर दिया। तो और ऐसा बहुत बार हुआ है जीवन में कि जब कभी गिरने वाले थे तो अनजान आदमी ने आके पीछे से संभाल लिया और वो फिर कभी नजर नहीं आया दुनिया में। तो हमें लगता है कि ईश्वर जब तक मौका देता रहेगा तब तक ये काम करते रहेंगे। तो अभी भी मेरा कोई ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अगर बनाऊंगा भी तो बहुत छोटे बना लूंगा अपनी कैपेसिटी में, लेकिन भगवान उससे कई डबल करके वापस कर देगा। और कोई बात आप हमसे कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे इस माध्यम से? हाँ बिल्कुल, मैं आपके इस इनिशिएटिव को, जो आपने पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया है और इतनी तसल्ली पूर्वक आप बात करते हैं, अदरवाइज तो सबको बस भग्गी भग्गा मची रहती है कि कैसे 30 मिनट में खत्म कर दें। तो वो मैं आपको उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट से और भी लोगों को मोटिवेशन मिले, चाहे वो आपसे मिले चाहे वो मुझसे मिले, लेकिन लोगों को मोटिवेशन मिले और वो इस चीज में कुछ सीखकर उसको प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करें। और हम इसके साथ साथ जितना कोशिश हो सके कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें और इसका एक पूरा चेन बनाए। तो मैं आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद है कि आप इसी तरह से अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते रहेंगे। अरे थैंक यू वेरी मच रामवीर, बधाई तो मुझे आपको देनी है, थैंक यू भी मुझे बोलना है कि आपने ये वक्त स्पेयर किया, आपने इतना अच्छा काम देश के लिए किया। और मैं सिर्फ ये बोलने से अंत करूंगा हमारे कॉन्वर्सेशन का कि राम की वीरता हरदम आप में बनी रहे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रामवीर।